एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि नोरसेट 2023 अब सितंबर की बजाय 3rd जन को होगा, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताया गया था कि नोरसेट अब से 2 पार्ट में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, दोनों की वैकेंसीज अलग अलग होंगी। ठीक है, तो 3rd जून 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अपने थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीडियाट्रिक्स। ठीक है, और जिसमें से हमारे मोसबी और एनक्लेक्स से हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक एनक्लेक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बेसिकली अपनी इंस्टा आईडी पर डालता हूँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं देख पा रहे हो तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, सनी ड्राल 14। तो आप इस पे फॉलो करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो कल मैंने क्वेश्चंस डाला था, द क्लिनिक नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया अबाउट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रिलेटेड टू सिकल सेल क्राइसिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिकल सेल क्राइसिस होता क्या है। सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है कि जो हमारे बाइकॉन्केव सेल आरबीसीज होते हैं वो हो जाते हैं सिक्कल। ठीक है, और ये सिक्कल होने की वजह से जो हमारे स्मॉल वेसल्स होती हैं उनमें जाकर हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसमें होता है हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस की वजह से हो जाते हैं आरबीसीज कम, और उसको बोलते हैं हम अनीमिया। और ये अनीमिया इसलिए हुआ था क्योंकि सेल्स क्या हो गए थे, सिक्कल। तो इसको बोलते हैं हम सिक्कल सेल अनीमिया। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्यों है, क्या रीज़न है। ठीक है, हम इस वीडियो इतना इलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि सिकल सेल एनीमिया खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने इसके बारे में दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इफ डिफाइंड बाय द पेरेंट्स एज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इंडिकेट्स दैट द नीड्स फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन जब होता है जब पेरेंट्स कुछ ऐसी बात कर दे जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब जो ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और पेरेंट्स को वो समझते हैं जो चीज़ नहीं होती, मतलब एक्यूरेट कॉज उनको नहीं पता है इसका मतलब हमें उसको बताना पड़ेगा कि सिकल सेल एनीमिया है क्या और किस रीज़न से होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर दिए और बहुत सारे बच्चों की मतलब अराउंड 80% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। अब इसकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, मैं आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की जगह एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जिससे वजह से आप सब कुछ ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एनीथिंग विच कैन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाती है वो क्या करती है, एक बाइकॉन्केव सेल्स को, जिसके अंदर सिकल सेल के ट्रायड है, मतलब सिकल सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बाइकॉन्केव सेल्स को सिकल में कन्वर्ट करती है। कब, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो सेल्स हो जाते हैं सिकल होने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस होने के बाद अनीमिया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दे वो सेल्स को क्या कर देंगे, सिकल। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रिवेंट, और ये चीज़ हमें पेरेंट्स को बतानी है। तो अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चंस को समझ लो एक बार। इफ़ आइडेंटिफाई द पेरेंट्स एज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इंडिकेट्स दैट नीड्स फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन पेरेंट्स आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, मतलब वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाता है, तो इनमें से कोई सा ऐसा ऑप्शन होगा जो पेरेंट्स बताएगा कि ये इसका ऑप्शन होगा, और जो कि गलत है, मतलब वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है नहीं, वो ऑक्सीजन डिमांड नहीं बढ़ाता। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाएगा। ट्रॉमा मतलब कोई भी बच्चा गिर जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी ट्रॉमा होगी तो इंजरी होगी, और इंजरी होगी तो सेल्स को रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी ही होगी।
नेक्स्ट इन्फेक्शन में हमारे WBC काउंट बनने होंगे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह सब जाएंगे, ठीक है। कुछ सेल्स डैमेज भी होंगे, रिपेयर भी होंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। अब सुनो, फ्लूइड ओवरलोड, यही इसका आंसर है। रीज़न क्यों है, देखो मान लो मैं एक 2 कंपार्टमेंट बनाता हूँ, ठीक है, 2 वेसल्स बनाता हूँ। एक वेसल्स हमारी ये है ए और एक वेसल्स हमारी ये है। अगर मैं इसके अंदर सेल्स ऐसे रखूँ दूर दूर, और ये दूर दूर तभी होंगे जब यहाँ पर फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और ये पास में तभी होंगे जब हमारा ब्लड हीमो कंसनट्रेटेड होगा। और हमारा ब्लड हीमो कंसनट्रेटेड तब होगा जब इसके अंदर फ्लूइड कम होगा, मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड होगा। तो जब ये दूर दूर होंगे तो बेसिकली क्या होते हैं, सिकल सेल्स, जब भी सेल सिकल्स हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं। किनके साथ, उनके साथ जो सेल्स सिकल्ड है। तो सिकल सेल्स के क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हो। ग्रुपिंग बनाकर क्या होंगे, और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ज़्यादा ग्रुप होगा तो और ज़्यादा क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें इनको क्या रखना है, हीमोडाइल्यूटेड, मतलब इन सेल्स को दूर दूर रखना है। और सेल्स जितना दूर रहेगा उतना ही क्या होगा, सेल्स ग्रुपिंग नहीं होगी, ग्रुपिंग नहीं होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो हीमोलाइसिस नहीं होगी, और हीमोलाइसिस नहीं होगी तो सेल्स मतलब अनीमिया नहीं होगा। और जितना पास पास में सेल्स होंगे उतनी क्या होंगे, ये प्रमोट करेगा किसको, ग्रुपिंग को। सो फ्लूइड ओवरलोड क्या करेगा, ग्रुपिंग को अवॉइड करेगा। तो ये चीज़ तो हमें पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चे को पैलेंटी ऑफ फ्लूइड देना है, ताकि ग्रुपिंग ना हो, और ग्रुपिंग ना हो तो आरबीसीज रप्चर ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन, द नर्स एनालाइज द लैब रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड with hemophilia. The nurse understand that which result will most likely be abnormal in this child. एक बच्चा जिसको क्या है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया बेसिकली क्या होता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स मिस हो जाते हैं। बेसिकली आपका 9th 8th और 11, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर मिस हो जाते हैं। ये हमारा मोस्ट कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर मिस, जिसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया ए। तो इनमें से हमें ये बताना है कि लैब रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, द नर्स विच रिजल्ट मोस्ट लाइकली टू बी अबनॉर्मल, में से कौन सी ऐसी लैब रिजल्ट होगी जो अबनॉर्मल होगी, मतलब नॉर्मल नहीं मिलेगी आपको हीमोफीलिया के अंदर। सबसे पहले प्लेटलेट काउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंडीशन जो है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से, और प्लेटलेट काउंट डिपेंड करता है आपका ब्लीडिंग से, आरबीसी से। तो आरबीसी में तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए प्लेटलेट काउंट रहेगा आपका नॉर्मल। नेक्स्ट है हीमोक्रेटिन लेवल। हीमोक्रेटिन लेवल का इट इज़ द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज, मतलब हमारी बॉडी में कितने आरबीसीज है उसकी परसेंटेज बताता है। मतलब इसका कोई क्लॉटिंग फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो हीमेटोक्रेट भी मिलेगा नॉर्मल। हीमोग्लोबिन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आरबीसीज। सो देखो, हीमोग्लोबिन और हीमोटोक्रेट के अंदर ये डिफरेंस होता है मेजर, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ आरबीसीज एंड इज़ अ पार्ट ऑफ आरबीसीज। अगर अल्टीमेटली बताओगे 3 टाइम्स होता है हमारा किससे, आरबीसीज हीमोग्लोबिन लेवल से, ठीक है। सो नेक्स्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये इसका आंसर है। उसका रीज़न क्या है, जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बच्चे का सैंपल लेते हैं, किसका, हीमोफीलिया, जिसको मान लो हीमोफीलिया हो, ठीक है। अब हीमोफीलिया के अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर मिस्ड है। तो जैसे इसके अंदर हम थ्रोम्बोप्लास्टिन डालेंगे, तो ये अगर मैं ये एक नॉर्मल बच्चे का ब्लड लूँ जिसके अंदर सभी क्लॉटिंग फैक्टर है, और इसके अंदर मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन डालूंगा, तो एक कुछ सेकंड के अंदर ये ब्लड हो जाएगा क्लॉट। क्यों, क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर को। तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो बन जाएगा क्लॉट। बट अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट होते हैं अलग अलग जगह से, और एक कॉमन पाथवे लेकर बनता है इसका लास्ट क्लॉट, ठीक है।
मतलब यहाँ से क्लोटिंग फैक्टर 3rd स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 12। तो दोनों मिलकर एक कॉमन पाथवे पर आते हैं और बनाकर एक फाइनल क्लोट बनाते हैं। बट इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्लोट हमारा क्लोटिंग फैक्टर मिस होता है, और जैसे ही मैं इसके अंदर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन डालूंगा तो ये कॉमन पाथवे नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर बीच में जो हमारा एक क्लोटिंग फैक्टर मिस है, जिसकी वजह से फाइनल क्लोट बन नहीं पाएगा। फाइनल क्लोट बनेगा नहीं तो यहाँ पर क्लोटिंग होगी नहीं, और क्लोटिंग होगी नहीं तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। किसका, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बेसिकली क्या हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन लेवल देखते हैं, यही हमारा क्या करेगा, कंफर्म करेगा इस डायग्नोस को। सो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे मैं क्वेश्चंस डालता रहूँगा। आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इस नाम से sunnyral14 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, और उसके आंसर आप दो, और आपका आंसर गलत हो सही हो उस चीज़ को हम इवेलुएट करेंगे बाय आवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय।